हेलो बच्चों, आइए मैं अपने चैनल पर आपका पुनः स्वागत करती हूँ। और अपने पिछले वीडियो में जो मैंने भाषा और व्याकरण का चैप्टर शुरू किया था, उसी क्रम को आगे बढ़ाती हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको भाषा से संबंधित चीज़ें पढ़ाई थी, जैसे भाषा क्या होती है, भाषा कैसे उत्पन्न हुई, भाषा की ज़रूरत हमें क्यों होती है, भाषा कितने प्रकार की होती है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो बच्चों, अगर आप उस वीडियो को पूरा देखा होगा आपने, तो आशा है आपको भाषा अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आपने नहीं भी देखा है तो चिंता की कोई बात नहीं, आप मेरी प्लेलिस्ट से उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए मैं उसी पाठ के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का पहला विषय लेती हूँ, जो कि है लिपि। लिपि भी कहीं ना कहीं भाषा से ही संबद्ध होती है, इसलिए लिपि को पढ़ाने से पहले मैं संक्षेप में आपको भाषा का परिचय देती हूँ। भाषा कोई भी वो माध्यम है, याद रखिएगा, कोई भी वो माध्यम है, चाहे हमारा बोलना और सुनना हो, चाहे लिखना और पढ़ना हो, और चाहे हमारे द्वारा किए गए संकेत हो। कोई भी वो माध्यम है जिससे हम अपने मन के विचारों को आप तक पहुंचाएं और आप अपने विचारों को हम तक पहुंचाएं। तो ये होती है भाषा, यानी अपने विचारों के आदान प्रदान के साधन या आदान प्रदान के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। तो अब भाषा के प्रकार पे अगर हम आते हैं तो भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित भाषा। मौखिक भाषा तो चलिए काम चल जाता है, क्योंकि मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है। हमने बोला, आपने सुन लिया, ये हुई हमारी मौखिक भाषा, यानी हम बोलकर और सुनकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं। लेकिन भाषा के दूसरे रूप पर यानी लिखित भाषा पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर हर ध्वनि को हमें कुछ चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करना पड़ता है, यानी हमें लिखना और पढ़ना पड़ता है। तो हमें लिखना और पढ़ने के लिए हमें उन्हीं ध्वनि चिन्हों को लिख करके अपनी बातों को बताना पड़ेगा। अब जब लिखने की बात आती है तो हम लिखेंगे कैसे? तो बच्चों, अब अगर लिखने का प्रश्न आता है तो हिंदी भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए कोई ना कोई चिन्ह बना होता है, जिसे हम लोग वर्ण कहते हैं। जैसे अगर हम ध्वनि निकालते हैं क, तो हम उसको लिखते वक्त अपनी कॉपी पे, अपने बोर्ड पे, कहीं भी हम कुछ ना कुछ ऐसा चिन्ह बनाएंगे जिसको हम लोग का कहेंगे, फिर कुछ ना कुछ ऐसा चिन्ह बनाएंगे जिसको हम लोग खा कहेंगे। तो हिंदी भाषा में हर ध्वनि के लिए कुछ ना कुछ चिन्ह बने होते हैं, जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। और इन्हीं वर्णों को, इन्हीं ध्वनि चिन्हों को, वर्णों की जो बनावट होती है उसको हम लोग लिपि कहते हैं। अर्थात इन्हें लिखने का जो ढंग होता है, जो तरीका होता है, उसको हम लोग लिपि कहते हैं। यानी सीधी सरल भाषा में किसी भी वर्ण को, किसी भी भाषा को लिखने के तरीके को, लिखने के ढंग को हम उस भाषा की लिपि कहते हैं। तो हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। जैसे उर्दू की लिपि होती है फारसी, अंग्रेज़ी की लिपि होती है रोमन। तो ऐसे ही हिंदी की लिपि होती है देवनागरी। हिंदी को हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं, और भारत की ज़्यादातर भाषाएं देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है, जो कि एक प्राचीन लिपि है। ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। तो बच्चों, अब आपने जाना लिपि क्या होती है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब चले हम हिंदी भाषा की उपयोगिता की तरफ। तो हिंदी भाषा आजकल हमारे भारत में अधिकतर जगहों पर पढ़ाई जाती है, लगभग सभी जगहों पर पढ़ाई जाती है। तो हिंदी भाषा भारत में कहीं प्रथम भाषा के रूप में और कहीं द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। जहाँ पर हिंदी आम बोलचाल की भाषा है, जहाँ पर आम जनमानस उसको हिंदी बोलता है, समझता है, वहाँ पर हिंदी प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश। लेकिन जहाँ पर हिंदी वहाँ की आम बोलचाल की भाषा नहीं है, वहाँ के लोग कुछ और भाषा को पढ़ते हैं, बोलते हैं, वह हिंदी संपर्क भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पूरे देश में हिंदी किसी न किसी रूप में ज़रूर पढ़ाई जाती है। हिंदी आजकल संपर्क भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में, मातृभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। तो मातृभाषा वो भाषा होती है जो बच्चा अपने परिवार में सीखता है, जो बच्चा अपने घर परिवार में सीखता है, वो उसकी मातृभाषा होती है। और उसके बाद हम आते हैं राजभाषा पे, राष्ट्रभाषा पे। तो राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जिसे हमारे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा होती है, जो पूरे राष्ट्र की भाषा होती है। तो भारत में हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जिसको 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान ने मान्यता दी। इसी दिन हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं।
तो बच्चों आइए अब हम आज का अपना अगला टॉपिक उठाते हैं, जो कि है बोली। बोली और भाषा कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। बोली और भाषा लगभग एक ही है, दोनों ही विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, दोनों ही के तरीके वही हैं। लिख के और पढ़ के हम अपनी बोली को भी समझ सकते हैं और हम अपनी भाषा को भी समझ सकते हैं। बोल के सुन के हम अपनी बोली को भी समझ सकते हैं और अपनी भाषा को भी समझ सकते हैं। तो बोली और भाषा हम कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के पूरक है। अंतर यहाँ आ जाता है जहाँ क्षेत्र का अंतर होता है। बोली का क्षेत्र भाषा की अपेक्षाकृत थोड़ा कम होता है। बोली का क्षेत्र छोटा होता है, जबकि भाषा एक विस्तृत भूभाग पे, एक व्यापक भूभाग पे बोली जाती है। भाषा का क्षेत्र अपेक्षाकृत बहुत ही बड़ा होता है। एक राज्य में आप बंगाल में चले जाइए, बंगाली बोली जाएगी, गुजरात में चले जाइए, गुजराती बोली जाएगी। भाषा पूरे एक राज्य की कोई एक भाषा होती है, जबकि बोली हर थोड़ी थोड़ी दूर पे बदलती रहती है। तो और बोली का लगभग लिखित रूप कम ही होता है। खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, बुंदेली, ये सब हिंदी की मुख्यतः प्रमुख बोलियां हैं। इनमें लोक साहित्य की रचना भी पाई जाती है। लोक साहित्य का मतलब भाषा से है, लेकिन लोक साहित्य का मतलब उस जगह की जहाँ पे की ये बोली है, उस जगह की साहित्य, उस जगह से संबद्ध साहित्य की जो रचना होती है उसको हम लोग लोक साहित्य कहते हैं। लोक साहित्य में प्रमुखता जिस जगह की बोली होती है वहीं के वैचारिक, वहीं के सामाजिक, वहीं के मानसिक, वहीं के जीवन का चित्रण होता है। वहीं से संबद्ध बातें होती हैं, वहीं की संबद्ध कथानक होते हैं, वहीं से संबद्ध कविताएं होती हैं। तो इस तरह का लोक साहित्य प्रमुख कहा जाता है ना, साहित्य समाज का दर्पण है। तो जब हम लोक साहित्य की बात करते हैं तो लोक साहित्य बोली, जहाँ की बोली होती है वहीं से संबद्ध साहित्य की जो रचना होती है उसको हम लोग लोक साहित्य कहते हैं। ठीक, अब हम आते हैं साहित्य। साहित्य यानी क्या है? साहित्य किसी भी भाषा के ज्ञान को जब हम संचित कर लेते हैं, जब हम इकट्ठा कर लेते हैं, उसको हम लिपिबद्ध कर लेते हैं, लिख के रख लेते हैं, तो उसको हम लोग साहित्य कहते हैं। किसी भी भाषा के लिपिबद्ध ज्ञान को, लिपिबद्ध मतलब लिखे हुए ज्ञान को। भाई किसी ने ऐसे ही घूम फिर के कुछ भी गाया, वो ज्ञान नहीं। लेकिन जब हम किसी भी ज्ञान को लिपिबद्ध करके रख लेते हैं, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसको आगे बढ़ते रहता है, पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो उसको हम लोग साहित्य कहते हैं। हिंदी साहित्य सामान्यतः दो भागों में बटा हुआ है, गद्य और पद। गद्य यानी कि जिसे आप लोग इंग्लिश में प्रोज भी कहते हैं, उसमें आपका आता है कहानी, उपन्यास, नाटक आदि चीज़ें आती हैं। और कविता में आपके ज़्यादातर गेय चीज़ें आती हैं, जैसे कि कविता, गीत आदि चीज़ें आती रहती हैं। और हिंदी साहित्य की इन एक एक चीज़ों को, जैसे कहानी कहिए, निबंध कहिए, आलोचना कहिए, या फिर आप उसका नाटक कहिए, या फिर आप पद में आ जाइए, गीत कहिए, कविता कहिए, छंद कहिए, दोहा कहिए, चौपाई कहिए, इन सब को हम लोग विधा कहते हैं। यानी हिंदी साहित्य में बहुत सारी विधाएं हैं, गद्य में अलग, पद में अलग, हिंदी साहित्य में बहुत सारी विधाएं हैं। और हिंदी साहित्य अपनी हर विधा में बहुत ज़्यादा समृद्ध है, उसके पास इसका बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो व्याकरण, इसके बाद हमारा इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक जो है वो है व्याकरण। तो कोई भी बच्चा पहले भाषा को सीखता है, ऐसे ही रैंडमली बोलना शुरू कर देता है। पहले उसको ये पता नहीं होता कि पहले खाना कहेंगे कि पहले खाएंगे कहेंगे। बच्चे छोटे होते खाएंगे खाना, पिएंगे पानी, मतलब उसको ये पता नहीं होता कि पहले हमें क्रिया का इस्तेमाल करना है, कि पहले हमें संज्ञा का इस्तेमाल करना है, कि पहले हमें किस चीज़ का विशेषण का इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें उसे नहीं आती हैं। उसे अपने वाक्य को संगठित करना नहीं आता है। बच्चा कुछ आगे आने वाले शब्दों को पीछे, पीछे आने वाले शब्दों को आगे बोलता है। कुछ बच्चे अपनी तोतली भाषा में शब्दों को कुछ का कुछ भी बोलते हैं। तो भाषा बच्चा पहले सीखता है और व्याकरण बाद में सीखता है, क्योंकि व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप जो सिखाता है वही व्याकरण होता है। भाषा के प्रयोग का नियम जो सिखाता है वो शास्त्र व्याकरण होता है। तो व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना, इस्तेमाल करना सिखाता है। व्याकरण का अर्थ होता है कि भाषा को, कुछ नियमों को भाषा के मानक बना देना और भाषा को उन नियमों में संगठित करना। तो किसी भी नियमों से अनुशासित भाषा जो होती है, व्याकरण का जो नियम होता है, व्याकरण जो अपने नियम बना लेता है, उन नियमों से अनुशासित या उन नियमों से बंधी हुई भाषा मानक भाषा या स्टैंडर्ड भाषा होती है।
तो बच्चों अब आपने जान लिया भाषा क्या है और व्याकरण क्या है। अब हम भाषा व्याकरण के अध्ययन पे आते हैं। तो अगर हम व्याकरण का अध्ययन करते हैं तो हम उसको 3 भागों में करते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम लोग आते हैं तो हम वर्णों के रूपों का ज्ञान, इनके उच्चारण, लिखने की विधि आदि पे ध्यान देते हैं। फिर हम लोग अगर शब्द विचार पे आते हैं तो शब्द विचार पे हम लोग शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की बनावट, परिवर्तन, प्रयोग आदि चीज़ों पर विचार करते हैं। उसके बाद हम लोग अंतिम स्तर पर आते हैं तो वो होता है वाक्य विचार। तो वाक्य विचार में हम लोग वाक्यों के भेद, वाक्यों के विग्रह, वाक्यों की रचना, इन सब बातों पर विचार करते हैं। तो ये तीनों स्तर पर व्याकरण का अध्ययन करते हुए व्याकरण के नियमों को बनाया जाता है और इन्हीं नियमों से बंधी हुई भाषा को शुद्ध भाषा कहते हैं। यही नियमों से बनी हुई भाषा शुद्ध भाषा हो सकती है या मानक भाषा हो सकती है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा का सही ढंग से लिखना, पढ़ना, बोलना और इस्तेमाल करना सिखाता है। तो अगर इस पूरे लेसन को हम लोग संक्षेप में लें, इस पूरे पाठ को संक्षेप में लें, तो पहले हमारा भाषा आता है जो कि विचारों के आदान प्रदान का साधन है। दूसरा हमारा उसका प्रयोग आता है यानी मौखिक भाषा और लिखित भाषा। दूसरा उसका प्रकार आता है यानी मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो हम बोलते और सुनते हैं, लिखित भाषा जो हम लिखते और पढ़ते हैं। उसके बाद हम आते हैं लिपि। लिपि किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को, उसके वर्णों की बनावट को लिपि कहते हैं। फिर बोली। बोली यानी कि थोड़े भाषा की अपेक्षा थोड़े कम भूभाग पर, हर राज्य में थोड़े भाग पर बदलने वाली भाषा को हम लोग बोली कहते हैं। बोली का क्षेत्र भाषा की अपेक्षा कम होता है और वो थोड़ी दूर पर बदलती रहती है। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं साहित्य। किसी भी भाषा के संचित ज्ञान को, लिपिबद्ध संचित ज्ञान को हम लोग साहित्य कहते हैं। फिर हम लोग आते हैं व्याकरण पे। तो भाषा के शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना और प्रयोग करना सिखाने वाले शास्त्र को हम लोग व्याकरण कहते हैं। अब बात आती है व्याकरण के अध्ययन की। तो व्याकरण का अध्ययन हम लोग 3 स्तर पर करते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो थोड़ी देर मैंने को आपको बता दिया, लेकिन आप आगे आने वाले पाठ में मैं इन चीज़ों में विस्तार से चर्चा करूँगी। ठीक है बच्चों, तो आशा है आपको ये पाठ पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं या रह जाती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आगे जब इस चैप्टर से संबद्ध अभ्यास कार्य का वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको उनमें बताऊंगी। तो बच्चों कुछ चीज़ें जो भी, और इसके अलावा अगर आपने पाठ्य पुस्तक में कोई ऐसा प्रश्न हो जो आप मुझसे हल करवाना चाहते हो या कोई ऐसा अभ्यास कार्य हो जो आप मुझसे हल करवाना चाहते हो तो आप मुझे उसे भी कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं जब अपने से, भाई हर जगह पर, हर विद्यालय में अलग अलग पुस्तकें चलती हैं और अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आपके विद्यालय में कुछ चलता होगा, दूसरे विद्यालय में कुछ, तीसरे विद्यालय में कुछ। आप जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, आप अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक खोलें और जो भी चीज़ें आप मुझसे सॉल्व करवाना चाहते हो इस सब चैप्टर से संबंधित, वो मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दें। जब मैं अपने से संभावित प्रश्नों को तैयार करके आपको भेजूंगी तो उसी में मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगी, या अगर आप अलग से चाहेंगे तो मैं आपको अलग से भी बता दूंगी। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।